अब तक हमने अध्याय 3 उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की परिभाषा, उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता को किस प्रकार मापा जाता है तथा उसी के प्रकार जैसे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसका विश्लेषण का महत्व तथा उनकी परिभाषाओं के संबंध में अध्ययन किया। आज हम उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इस नियम की क्या परिभाषा होती है, इस नियम की क्या मान्यताएं हैं तथा उसकी क्या विशेषताएं हैं, महत्व क्या है, उसकी कोई क्या दोष है, आलोचनाएं किस प्रकार की गई है, इस नियम को लागू करने के क्या कारण है, इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अब उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। मतलब उपयोगिता ह्रास नियम जो है एक ऐसा नियम है जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं और साथ ही इसका प्रतिपादन फ्रेंच के अर्थशास्त्री गोसेन द्वारा किया गया है। नियम की परिभाषा। हमारा यह सामान्य अनुभव है कि जब हमको किसी वस्तु की पहल इकाई प्राप्त होती है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि प्रारंभ में प्रत्येक आवश्यकता काफ़ी तीव्रता लिए हुए होती है, परंतु जैसे जैसे उस वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ प्राप्त होती है वैसे वैसे उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसी अनुभव के आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया गया। जैसे हम सभी को पता है कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु अगर पहले नहीं मिलती है, अगर किसी वस्तु की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मांग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु को लेने के लिए क्रियाशील होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें वो वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग कम रूप में करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें एक वस्तु की बार बार जब पूर्ति हो जाती है तो हम वस्तु की मांग कम करने लग जाते हैं। इसी प्रकार ये नियम की यही परिभाषा है कि जब हमें पहली इकाई प्राप्त होती है तो हम उसकी उपयोगिता को बहुत अधिक मानते हैं, ज़्यादा अधिक मानते हैं, और जब हमें वो तीव्रता से प्राप्त होने लग जाती है, ज़्यादा मात्रा में इकाई है, तो उसकी क्या हो जाती है, इकाइयों की उपयोगिता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसी आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया गया। मार्शल के शब्दों में किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। मतलब मार्शल ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसके बारे में परिभाषा दी है कि किसी भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो जिसके पास कोई वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उस वृद्धि से उसको जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, जिसमें कि सभी बातें समान रहने पर, मतलब वस्तु की किस्म भी समान है, वस्तु के अंदर गुण भी समान है, सभी बातें समान रहने पर, लेकिन वस्तु की मात्रा में जब वृद्धि हो जाती है और उससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है तो ऐसे में उस वस्तु की जो अधिकाधिक मात्रा होती है उसकी क्या हो जाती है, उपयोगिता घट जाती है। उसको जो है वृद्धि होते हुए भी लोगों द्वारा, उसको व्यक्तियों द्वारा, मनुष्य द्वारा उसको क्रय नहीं किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वस्तु प्रत्येक वृद्धि के साथ उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मतलब ये परिभाषा क्या बताती है मार्शल की, कि इसमें जब प्रत्येक वस्तु की वृद्धि होती है तो उसके साथ ही साथ उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम नियम को क्यों लागू किया गया, इसके लागू करने के क्या कारण थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर बोल्डिंग ने उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए निम्नलिखित 2 कारण बताए हैं। इसमें पहला है किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव। यद्यपि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, परंतु किसी आवश्यकता विशेष की अवश्य संतुष्ट किया जा सकता है। मनुष्य की वस्तु विशेष को उपभोग करने की क्षमता सीमित होती है। वह जैसे जैसे किसी वस्तु इकाई का उपभोग करता है वैसे वैसे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। अंत में एक बिंदु पर उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। मतलब क्या कि व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी जो है एक आवश्यकता की पूर्ति अवश्य की जा सकती है, क्योंकि जो मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित होती है। उसमें कभी भी कोई भी मनुष्य हो वो कभी है बोलेगा कि मेरी यह चीज़ मिल गई तो इससे मैं संतुष्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। एक आवश्यकता समाप्त हुई कि उसकी नई दूसरी आवश्यकता का जन्म होता है। मतलब उसकी आवश्यकताएं कैसी है, असीमित है। और जब उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है तो लेकिन इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना कैसा है, असंभव है। इसीलिए उसमें से किसी एक आवश्यकता को तो पूरा किया ही जा सकता है। और जब उसकी किसी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है
किया जाता है, तो वैसे वैसे उसको जो है वही वस्तु का बार बार उपभोग करने पर, वही वस्तु का बार बार उपयोग करने पर क्या होता है कि उस वस्तु का अंततः वह उपयोग करना कम कर देता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि जिससे वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है और उस वस्तु का उपयोग करना, उपभोग करना बंद कर देता है। मतलब किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव होता है इस नियम के अंतर्गत। दूसरा है, वस्तु एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। मतलब स्थानापन्न मतलब एक वस्तु की कीमत एक वस्तु की पूर्ति दूसरी वस्तु द्वारा नहीं की जाती है, उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता, वह होता है स्थानापन्न। एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं का एक उचित अनुपात में ही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, रोटी तथा मक्खन का एक निश्चित अनुपात में ही उपभोग किया जा सकता है। यदि रोटी की मात्रा को स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा को बढ़ाते चले जाए तो मक्खन की उत्तरोत्तर इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी और रोटी तथा मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। जिसे इसमें बताया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की उचित अनुपात में ही उपयोग किया जा सकता है। मतलब कोई भी वस्तु हो उसका एक निश्चित अनुपात में ही क्या किया जा सकता है, उपभोग किया जा सकता है। हमें जितनी भूख रहेगी हम उतना ही खाना खाएंगे, उससे अधिक हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये क्या हुए, हमें जितनी आवश्यकता है हम उतनी आवश्यकता के अनुरूप ही क्या करते हैं, भोजन करते हैं। इस प्रकार इसमें उदाहरण बताया गया है कि रोटी और मक्खन, इन दोनों का अगर हम एक निश्चित अनुपात में ही उपभोग कर सकते हैं। अगर हम रोटी की मात्रा को उतनी ही रखें और मक्खन की मात्रा को बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी इकाई होगी, एक ऐसी स्थिति आएगी कि मक्खन पूरी तरह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और रोटी वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए क्या होता है कि जो भी वस्तु है, जो भी उपभोग करने की इकाइयाँ हैं वह कैसी होती है, एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं होती है। ठीक है, ये हुई नियम लागू करने के दो कारण कि पहला क्या है कि इसमें किसी विशेष वस्तु की विशेष संतुष्टि की जा सकती है, किसी आवश्यकता की विशेष वस्तु की संतुष्टि की जा सकती है और जो भी वस्तुएं हम पूर्ण करते हैं, जो भी हम वस्तुएं हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वह एक दूसरे की क्या होती है, स्थानापन्न नहीं होती है। अब हम इस नियम की मान्यताएं या सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस नियम की मान्यताएं या सीमाएं। उपयोगिता और हॉस नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण और आकार में समान होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर पहला पॉइंट क्या बताया गया कि सभी वस्तुएं जो उपभोग करने योग्य हैं उनका आकार और गुण कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ आकार उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात आकार अधिक सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। मतलब उसका गुण और आकार उपयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सूक्ष्म हो, वो ना ज़्यादा सूक्ष्म होना चाहिए, ना ज़्यादा वृहद आकार का होना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उपयुक्त होना चाहिए जिसका हम उपभोग कर सके। तीसरा पॉइंट है, वस्तु की दो इकाइयों के उपभोग के बीच कोई समयावधि नहीं होना चाहिए, अर्थात वस्तु का उपभोग लगातार किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी कोई समय अवधि नहीं होनी चाहिए कि कुछ समय बाद यह कार्य किया जाता है या कुछ समय बाद उस इकाई का उपभोग किया जाए। उसका जो है उपभोग कैसा किया जाना चाहिए, लगातार रूप में एक के बाद एक उसको उपभोग किया जाना चाहिए। अगला है, उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें स्थानापन्न वस्तु मतलब क्या होता है कि जिसकी कमी दूसरी वस्तु क्या कर दे, पूरी कर दे, वह होता है स्थानापन्न वस्तु। तो उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसी की जैसी दूसरी वस्तु का मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दोनों का एक ही मूल्य रहना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही उपभोक्ता जो ग्राहक है उसकी भी किसी प्रकार से मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। अगला है, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय व स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आवश्यकता एक ही होनी चाहिए। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है कि इस नियम की कि हमारी आवश्यकता कैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, क्योंकि हम एक समय में एक ही आवश्यकता की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। ये तो ही हमारी ये नियम की मान्यताएं या सीमाएं, जिसके बारे में हमने देखा कि क्या किया जाना चाहिए, कि उपभोग की मात्रा कैसी होनी चाहिए, उसका आकार छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उसका आकार जो है समान रूप से होना चाहिए। जो भी वस्तु है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं
वह सभी कैसी होनी चाहिए, एक समय अवधि की निश्चित होना चाहिए, मतलब उसके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए, लगातार उसको उपभोग किया जाना चाहिए। ये होती है हमारी जो कुछ नियम की सीमाएं। अब हम इस नियम के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ आलोचनाएं या अपवाद भी कहे जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है, वस्तु की उपभोग की इकाइयाँ बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब क्या है, जैसे इस नियम की मान्यता थी कि इसमें कैसी सब इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो इसका अपवाद कहाँ आता है कि अगर वस्तु की इकाई जो है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे इसके अंदर दिया गया है कि प्यासे व्यक्ति को बूंद बूंद कर पानी पिलाने से उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, परंतु यह अपवाद सही नहीं है। हम पहले से ही यह मानकर चलते हैं कि उपभोग इकाइयों का आकार उपयुक्त होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर कोई प्यासे व्यक्ति को हम बूंद बूंद करके पानी पिलाएंगे तो उसकी प्यास बुझने की अपेक्षा उसकी प्यास बढ़ने लगेगी, इसीलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो यह अपवाद क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इस नियम का अपवाद बताया गया है कि वस्तु के उपभोग की इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए, बहुत छोटी होने पर यह लागू नहीं होता है। दूसरा है, दुर्लभ एवं शान शौकत की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। दुर्लभ वस्तु, जो वस्तु संसार में, जो वस्तु विश्व में एक ही है, उस वस्तु पर तथा जो हमारे साथ सामान की वस्तु है उस पर भी यह नियम का जो अपवाद है यह लागू नहीं होता है, क्योंकि परंतु यह बात सही नहीं है। एक ही वस्तु अधिक इकाइयों में प्रयोग उपयोगिता अवश्य घटेगी। मतलब क्या होगा कि अगर इसमें क्या है कि हमारा जो उपयोगिता ह्रास नियम है उसमें क्या बताया गया है कि हम कोई भी एक ही आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हम शान शौकत की वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, उनको खरीदने में क्या हम एक ही वस्तु खरीदेंगे क्या, नहीं। इसके लिए ये जो है यह नियम का यह अपवाद है कि दुर्लभ और शान शौकत की वस्तुओं पर भी यह नियम लागू नहीं होता है, उपयोगिता ह्रास नियम। अगला है, शराब के उपभोग के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब यह अपवाद ठीक नहीं है। शराब पीने पर मानसिक दशा सामान्य न होने के कारण ऐसा हो सकता है, फिर भी एक सीमा के बाद शराब की सीमांत उपयोगिता घटेगी और अंत में ऋणात्मक हो जाएगी। मतलब जब तक व्यक्ति को शराब को ग्रहण करनी है, शराब पीनी है, शराब को उपभोग करना है, तब तक वह शराब का उपभोग करेगा, और ऐसी स्थिति आएगी कि उसके बाद में वह शराब पीना कम कर देगा। मतलब उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अंततः वह ऋणात्मक रूप में, मतलब वह बंद कर देगा शराब पीना। तो शराब के उपभोग के संबंध में भी यह नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा के संचय के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके पास जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे जैसे धन आता है, वह उसका क्या करते चलता है, संचय करते चलता है, मतलब उसकी सेविंग करते चलता है। तो उस सेविंग के ऊपर भी यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे जैसे व्यक्ति के पास धन आता है वह उसे और अधिक प्राप्त करना चाहता है, परंतु ध्यान रहे, मुद्रा में विभिन्न वस्तुएं खरीदी जा सकती है, जबकि नियम की मान्यता है कि आवश्यकता एक ही होनी चाहिए। उससे अतिरिक्त सीमा के पश्चात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घट जाती है। मतलब क्या है कि अगर हमने जो है हमारी आवश्यकता कैसी होनी, कितनी भी हो, लेकिन हमें केवल एक ही आवश्यकता की पूर्ति करनी है, इसीलिए आवश्यकताएं अधिक होने पर भी हम क्या करेंगे, एक ही आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और साथ ही उस मुद्रा का क्या होता है, एक प्रकार से संचय होता है। तो मुद्रा के संचय पर यह नियम लागू नहीं होता है। अगला है, मधुर कविता अथवा गीत को बार बार सुनने एवं उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। सुंदर कविता को बार बार सुनने पर उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ती जाती है, परंतु यह अपवाद ठीक नहीं है। एक सीमा के पश्चात उसकी उपयोगिता भी घटने लगेगी। मतलब क्या होता है कि हम कोई मधुर कविता है या गीत है तो हम उसको क्या करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो है मधुरता जो है वो कम नहीं होती है, या फिर उसका उपयोग जो है, उसकी उपयोगिता क्या है, घटती नहीं है। उसकी उपयोगिता बार बार हम वही, हमें अप्रिय लगती है तो हम वही ध्वनि बार बार सुनते हैं, तो वो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसके बाद में हमें वह मधुर कविता और गीत भी क्या हो जाता है, बोर लगने लग जाता है, उसकी उपयोगिता घटने लग जाती है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वास्तव में सीमांत नियम का कोई अपवाद नहीं है। जो अपवाद दिए गए हैं यह मान्यताओं को न समझने के कारण है। प्रत्येक वस्तु का उपभोग करने पर एक सीमा ऐसी आती है कि उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है। मतलब ये जो अपवाद बताए गए हैं
ये अपवाद जो है, हमने जो आगे मान्यताएं पढ़ी नियम संबंधी, उस नियम संबंधी मान्यताओं को न समझने के कारण होती है। क्योंकि एक ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि हम जो भी वस्तु का उपभोग करते हैं, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, एक ऐसी सीमा उत्पन्न होती है कि जिसमें हम उस वस्तु का उपभोग करना बंद कर देते हैं। अब हम उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहले ही विशिष्ट महत्व दिया हुआ है, यह नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है। मतलब जो उपयोगिता ह्रास नियम है वह मांग का नियम, आगे वाले आने वाले अध्याय में हम मांग के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसमें मैं बता दूंगी मांग क्या होता है और मांग का नियम क्या होता है, उस नियम की व्याख्या करता है। अर्थात हमें यह बताता है कि मांग वक्र दाईं ओर से बाईं ओर क्यों गिरता है, मतलब दाईं ओर क्यों गिरता है, यह बताता है। कौन सा नियम? उपयोगिता ह्रास नियम। यह बताता है कि यह मांग के नियम को दर्शाता है तथा मांग वक्र जो है दाईं ओर क्यों गिरता है, ये जो है इसके अंतर्गत बताया जाता है। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है तो उसके लिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है। इसी कारण उपभोक्ता उस वस्तु को अधिकाधिक मात्रा में क्रय करने के लिए कीमत देता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता वस्तु की अधिक मांग करता है। मतलब हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, जो भी वस्तु का हमें उपभोग करना होता है, अगर वो वस्तु की शॉर्टेज होती है, उस वस्तु की बाज़ार में कमी होती है, तो हम उस वस्तु का क्या करने लगते हैं? अधिक मात्रा में उपयोग करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु की मात्रा अधिक मात्रा में हमें वो वस्तु प्राप्त होने लग जाती है, तो हम उस वस्तु की क्या करते हैं, एक सीमा के बाद में हम उस वस्तु की कम मात्रा में उपभोग करने लग जाते हैं। मतलब किसी वस्तु की अधिकता उपभोग कम होने पर, उत्पादन कम होने पर उस वस्तु की मांग क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए ये जो वक्र है, मांग का वक्र दाईं ओर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है। अगला है समसीमांत उपयोगिता नियम, भी इसी नियम पर आधारित है। वस्तु की उपभोग करने की जाने वाली उत्तरोत्तर इकाई की उपयोगिता घटते जाने के कारण उपभोक्ता एक वस्तु पर अपने व्यय को न बढ़ाकर विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार आवंटित करता है कि व्यय की सभी मदों से समसीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। मतलब क्या है कि जो भी समसीमांत उपयोगिता है वह भी इस उपयोगिता ह्रास नियम के आधारित है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब उपयोगिता घट जाती है तो उपभोक्ता एक ही वस्तु के ऊपर क्या करता है? व्यय न करके अन्य वस्तुओं को खरीदने की चाह रखता है। मतलब जब उसने वो एक वस्तु को बार बार खरीदता है, जब वो एक वस्तु से बोर हो जाता है, तो वो उस वस्तु को न खरीदते हुए अन्य वस्तुओं के ऊपर भी अपना लक्ष्य केंद्रित करता है और अन्य वस्तुएं खरीदता है और साथ ही उसके ऊपर भी आवंटित करता है। इससे उसकी समसीमांत उपयोगिता जो है उसको प्राप्त होती है सभी मदों को खरीदने के लिए। ठीक। तीसरा है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, भी उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। उपभोक्ता प्रारंभ में जब वस्तु की प्रथम इकाई क्रय करता है तो उसे इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उस वस्तु की चुकाई गई कीमत से अधिक होती है। मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु क्रय करता है, कोई उपभोक्ता कोई वस्तु का क्रय करता है, तो पहली बार जब उस इकाई का वह खरीदता है, उस इकाई को खरीद कर अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, तो उसको जो पहली बार जो कीमत देता है वह क्या होती है? अधिक देता है। लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु की इकाई या बाद में खरीदते चलता है तो उसको उस इकाई की कीमत कैसी लगती है? बराबर लगती है। मतलब ठीक उसके बराबर ही उसकी कीमत लगती है। अतः इस सीमांत इकाई पर उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती। तो इस पर उसको उपभोक्ता किसी प्रकार की कोई बचत प्राप्त नहीं होती है, परंतु इसके पूर्व की सही इकाई पर उपभोग को बचत प्राप्त होती है। लेकिन उसके पूर्व जो उसने वही इकाई जब उसने पूर्व में खरीदी रहती है उसके ऊपर उसे बचत अवश्य प्राप्त होने लग जाती है। मतलब क्या होता है, कोई वस्तु मार्केट में अगर कोई नया पेन आया है तो हम उस पेन को खरीदेंगे तो पहले हमें उस पेन की कीमत अगर 10 रुपये है तो हम उस वस्तु को 10 रुपये में खरीदेंगे, क्योंकि वो क्या होता है एक अलग सा दिखाई देता है, उस पेन का एक अलग सा आकर्षक होता है, हम उसको खरीदेंगे 10 रुपये में। और जैसे जैसे उस वस्तु की अधिकता होगी हम उसको बार बार खरीदेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह वस्तु 10 रुपये की वस्तु हमें 8 रुपये में प्राप्त होगी। तो इससे क्या होगा कि हमें
तब वह वस्तु उस कीमत की बराबर लगेगी। और साथ ही हमें आगे जाकर ऐसा लगेगा, आगे हमें उसके ऊपर 2 रुपये की बचत का अनुभव होगा। इस प्रकार से क्या होती है कि कोई भी इकाई जो है हमें स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या होती है, अधिक जान पड़ती है, अधिक मूल्य की जान पड़ती है, लेकिन अंत में उस वस्तु की कीमत बराबर हो जाती है। अगला है, इस नियम के कारण ही विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये उपभोक्ता किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटते जाने के कारण ही एक सीमा के पश्चात उस वस्तु का उपभोग बंद करके अन्य वस्तुओं की मांग करता है। अतः उत्पादक उस वस्तु को और अधिक उत्पादन के स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। मतलब इस नियम के कारण क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। मतलब अनेक प्रकार की ऐसी वस्तु होती है जिनका हम उत्पादन करते हैं, लेकिन जो है हमें एक ही वस्तु से हम हमारी आवश्यकता पूर्ति करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि उस एक ही वस्तु का उत्पादन के ऊपर अधिकता देते हैं और अन्य दूसरी वस्तुओं के ऊपर नहीं। पर जैसे जैसे क्या होता है कि उस वस्तु की कीमत कम होने लग जाती है, वह वस्तु अप्रिय होने लग जाती है, वैसे वैसे हम उसका उत्पादन भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं और अन्य वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। अगला है, यह नियम विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य के अंतर को स्पष्ट करता है। कुछ वस्तुएं जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी इत्यादि की पूर्ति उपभोक्ता के लिए असीमित होने के कारण इसको सीमांत उपयोगिता बहुत कम अथवा शून्य होगी। इसलिए इन वस्तुओं का प्रयोग मूल्य या उपयोगिता अधिक होते हुए भी इनका विनिमय मूल्य या कीमत बहुत कम या शून्य के बराबर होता है। मतलब जो ये हवा, पानी, सूर्य की रोशनी है, ये क्या है, अमूल्य है, हमारे लिए प्रकृति की देन है। तो इनका प्रयोग मूल्य क्या है, इनकी उपयोगिता क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन हम इसके विपक्ष में जो पैसे अदा करते हैं, जो कीमत अदा करते हैं, वह क्या होती है, कम या शून्य के बराबर होती है। मतलब हम जो भी इसको चुकता करते हैं, जो भी हम राशि देते हैं जिस भी रूप में, वह सभी क्या होती है, इसकी अपेक्षा, इसके प्रयोग मूल्य की अपेक्षा, उसकी उपयोगिता की अपेक्षा क्या होती है, कम या शून्य के बराबर होती है। अब हम यह नियम आधुनिक कर प्रणाली के आधार हैं। प्रगतिशील कर प्रणाली उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। यह क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता धन अधिक होने के कारण धनी व्यक्तियों के लिए निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसीलिए सरकार अमीर व्यक्तियों पर गरीब व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंची दर से कर लगाते हैं। मतलब यह नियम क्या है, आधुनिक कर प्रणाली, आधुनिक समय की कर प्रणाली कैसी है कि जिसमें जो गरीब व्यक्ति है उनसे कम दर पर कर लिया जाता है और जो अमीर व्यक्ति है उनसे अधिक दर पर कर लिया जाता है। तो यह आज की जो है प्रणाली कैसी है कि जो गरीब है उसको कम दर पर कर दिया जाए, तो ये इस प्रणाली को ही अपनाता है। इस प्रकार ये उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व हुए। अब हम उपभोक्ता संतुलन देखेंगे। उपभोक्ता संतुलन क्या है? मांग का सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करके उपभोक्ता के संतुलन को स्थापित करने में मदद करता है। मतलब मांग का सिद्धांत मतलब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, जब हम कोई वस्तु की चाह रखते हैं, इच्छा करते हैं, मांग करते हैं, तभी वो वस्तु क्या होती है, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। उपभोक्ता का जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वही आवश्यकता की पूर्ति करना क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन होता है। एक उपभोक्ता सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति इस ढंग से करना चाहता है कि उसे अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। मतलब कोई भी उपभोक्ता है वह सीमित साधनों का उपयोग करके अपनी असीमित बहुत सारी जितनी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने की इच्छा रखता है, पूर्ति करता है, और उसी के साथ में वह अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की, मतलब थोड़े से साधन होने के बावजूद भी वह अपनी सभी आवश्यकताओं की क्या करता है, संतुष्टि करता है। और जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब वह संतुलन की स्थिति में आ जाता है। और जब वो उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, जब उसकी वस्तु पाने की चाह जो है, उसकी मांग जो है वह पूर्ण हो जाती है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वह संतुलित हो जाता है, संतुलन की स्थिति आ जाती है। इसे ही हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। मतलब उपभोक्ता की जो है
आत्म संतुलन उसको जो वस्तु की चाह है, जो वस्तु की वो मांग करता है, उसका पूर्ण रूप से उसको उपभोग करने के बाद में उसकी एक स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। ठीक है, यह हुआ उपभोक्ता संतुलन।